जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन अर्थात सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चनों पेपर को जो है कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके 2016 से लेकर के 2024 के सभी बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को इस क्लास में कवर करेंगे। यानी कि 2016 से लेकर के 2024 तक के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उनके बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को इस क्लास में कवर करेंगे। क्योंकि आपका 60% जो है क्वेश्चन आपके डीएलएड में रिपीटेड होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो एक भी क्वेश्चंस इस क्लास से आपका बाहर नहीं जाएगा। ये जो है हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप केवल क्लास के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। तो कह रहा है कि गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद हैं। तो बताइए दोस्तों, गद्य और पद्य दोनों में जो है रचित कौन सा वेद है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में जो है गद्य और पद्य दोनों जो है रचित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, हिंदू धर्म में 4 प्रकार के वेद होते हैं। पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा जो है यजुर्वेद, तीसरा जो है सामवेद और चौथा जो है अथर्ववेद। यही जो है हिंदू धर्म में 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अति लघुत्तरी में पूछ सकता है कि हिंदू शास्त्रीय हिंदू के अनुसार जो है कितने प्रकार के वेद हैं। तो 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो बताइए दोस्तों, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है मुंडो उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस जो है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को जो है संविधान में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को इस आदर्श वाक्य को जो है अपनाया गया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये दोस्तों आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, जो है गृह त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और जो है बुद्ध द्वारा शरीर त्यागने को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बुद्ध द्वारा जो है दिया गया सारनाथ में जो धर्म के बारे में प्रचार था, उसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो सारे के सारे याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्यादाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से स्यादाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो ये जो है जैन धर्म के मूल दर्शन का आधार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, किसी वस्तु के गुण को समझने और समझाने की अभिव्यक्ति करने की सापेक्षिक सिद्धांत स्यादाद जो है जैन धर्म से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। तो बताइए दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर जो है नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये जो है जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, जैन धर्म में 2 प्रकार की शाखाएं होती हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। यही 2 प्रकार की शाखाएं होती हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। तो बता दें राजतरंगिणी यही जो है धर्मेतर साहित्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्ति हुई है। तो बताइए दोस्तों किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति जो है प्राप्त की गई है। तो राइट आंसर बनेगा मोहनजोदड़ो से जो है कांच की नर्तकी की मूर्ति जो है प्राप्त की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्लोबल पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो बता दें ग्लोबल पर जो है दो स्थानों की न्यूनतम दूरी जो है प्रधान देशांतर पर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, प्रधान देशांतर पर होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो बताइए दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो है ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। और बता दें ग्रहों की संख्या जो है इस समय वर्तमान में 8 है, पहले जो है 9 थी। तो ये 8 कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यही जो है आपके 8 प्रकार के ग्रह हैं। किसी किसी बुक में आपको 9 ग्रह देखने को मिलेंगे। तो 9वां ग्रह जो है आपका प्लूटो था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो बताइए दोस्तों सूर्य से सबसे दूर में स्थित ग्रह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। यही जो है सबसे दूर ग्रह है। ठीक है दोस्तों, जिसे आप वरुण के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है। तो पृथ्वी पे दिन और रात का जो है होने का मुख्य कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 0 डिग्री अर्थात 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो बताइए दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं। तो बताइए भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी रेखा पर पड़ती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों को जो है सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी रेखा में पड़ती हैं। तो आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ए एवं बी दोनों के दोनों। ठीक है दोस्तों, 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों दिन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। तो बताइए दोस्तों ग्राम पंचायत के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ये जो है 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो बता दें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आइए 2016 के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की है। तो बताइए दोस्तों जो लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख था उसमें जो है अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की थी। तो बता दें कि लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में यह उल्लेख किया है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर जो है माफ कर दिए और
मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा भी माफ कर दिया था अशोक ने। तो याद रखिएगा क्या किया था, लुम्बिनी गांव का जो कर था उसको उसने जो है समाप्त कर दिया था और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा भी उसने जो है समाप्त कर दिया था अशोक ने। यही जो है लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में जो है अशोक ने कर के विषय में घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो भारतीय इतिहास में जो है बहुत से विदेशी यात्री आए हैं, आप किन्हीं का भी दोनों का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 विदेशी यात्री जो है लिया है, पहला आपका ह्वेनसांग लिया है और दूसरा जो है अलबरूनी को लिया है। ठीक है दोस्तों, तो बता दें ह्वेनसांग जो है चीन का एक बौद्ध भिक्षु था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके समय में, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था और यह एक प्रकार का भिक्षु था और यह जो है 630 से 645 ईस्वी के बीच में भारत में रहा है। ठीक है दोस्तों, और बात करें अलबरूनी की तो ये जो है महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। किसके साथ दोस्तों, महमूद गजनवी के साथ यह भारत आया था और यह एक फारसी जो है विद्वान था जो भारत आया था अलबरूनी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, उनके आपको नाम बताना है। तो बता दें पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका नव पाषाण काल। यही जो है 3 भागों में पाषाण काल को जो है बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो बताइए दोस्तों ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि यह जो है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय है, इसलिए इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ईसा के जन्म अर्थात यीशु मसीह के जन्म के पहले इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी की गिनती ईसा पूर्व में होती है। ठीक है दोस्तों, ईसा पूर्व का सही अर्थ जो है यह है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले अर्थात उनके जन्म के पूर्व, और इसी को जो है ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि सप्त सैंधव के अंतर्गत जो है आने वाली नदियों के आपको नाम बताना है। तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम। पहला आपका सिंधु नदी है, दूसरा आपका झेलम नदी है, तीसरा आपका चिनाव नदी है, चौथा आपका रावी नदी है, पांचवा जो है सतलज है, छठा जो है ब्यास नदी है और सातवीं जो है आपकी सरस्वती नदी है। यही जो है सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियां हैं जो कि हमने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे। तो आपको बताना है कि जो 16 महाजनपद हुए थे उनमें से प्रमुख 4 महाजनपदों के आपको नाम लिखना है। तो बता दें 16 महाजनपदों में से प्रमुख 4 महाजनपदों के नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला है मगध के हर्यक वंश, दूसरा है वत्स के पौरव वंश, तीसरा है आपका कौशल के इक्ष्वाक वंश और लास्ट है अवंती के प्रद्योत वंश। यही जो है 4 जो है 16 महाजनपदों के प्रमुख जनपद हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बताइए दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बता दें दोस्तों तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कहने का मतलब ग्रह और तारों के अलावा भी कई छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इन छोटे छोटे पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वे जो है
मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह जो है सबसे ज़्यादा मंगल और बृहस्पति की ग्रह की कक्षाओं में जो है पाए जाते हैं, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तारा किसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, तारा किसे कहते हैं। तो बता दें, तारा कुछ खगोलीय पिंड के बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को जो है तारा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए। तो आपसे पूछा है कि चंद्र ग्रहण की स्थिति का आपको चित्र बनाना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चंद्र ग्रहण की स्थिति के चित्र का। ठीक है, पहले आपका सूर्य होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर आपका चंद्रमा होगा। तीनों एक सीधी रेखा में होंगे और सूर्य की किरण तिरछी जो है पृथ्वी पर पड़ती है, फिर चंद्रमा पर पड़ती है। तो इस प्रकार से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब जो है चंद्र ग्रहण के बारे में थोड़ा से लिख दीजिएगा कि चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से रोकती है और अपनी छाया चंद्रमा पर डालती है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं और यह पूर्णिमा अर्थात पूर्णिमा के दिन होता है। हम प्रतिवर्ष 3 चंद्र ग्रहण देख सकते हैं। ठीक है, एक साल में कितने 3 ही चंद्र ग्रहण होते हैं और यह पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मकर रेखा किसे कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि मकर रेखा किसे कहा जाता है। तो बता दें, मकर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री अर्थात 26 डिग्री 22 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो है ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई दिखाई देती हैं, उन्हें ही मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। तो बता दें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 अंश म्योत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। एक काल्पनिक रेखा है। यह कैसी रेखा है? एक प्रकार की यह काल्पनिक रेखा है और यह 180 म्योत्तर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। तो साथ में याद रखिएगा कहाँ से, उत्तर से दक्षिण की ओर ये खींची गई है और यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। इसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आपको बताना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो बता दें, भारत के पड़ोसी देश निम्नलिखित हैं। पहला आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी के सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं। तो आपसे पूछा है दोस्तों, भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी, भारत के 2 द्वीप समूह निम्नलिखित हैं। पहला आपका बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा जो है अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। यही जो है भारत के 2 द्वीप समूह हैं। पहला आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है और दूसरा जो है लक्षद्वीप समूह, ये जो है अरब सागर पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का ऊपर से नीचे का रंग का क्रम लिखिए।
तो बताइए दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो है ऊपर से नीचे की ओर रंगों का क्रम आपसे पूछा है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग तथा बीच में सफ़ेद रंग और लास्ट में हरा रंग सबसे नीचे होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो है 3 रंगों से हमारा झंडा तिरंगा अर्थात राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है और बीच में जो है चक्र होता है। चरखा पहले था, अब यहाँ पर जो है चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो बता दें, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो है ग्राम प्रधान होता है। तो अब याद रखिएगा कौन होता है दोस्तों, ग्राम प्रधान ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को। अब यहाँ से आपके जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरू हैं, जो कि हम दूसरी क्लास में लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को कवर करेंगे ताकि आपकी क्लास बहुत बड़ी ना हो। चलिए देखते हैं अब 2017 के क्वेश्चन पेपर को। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर पे और इसका बहुविकल्पी प्रश्न है। कह रहा है कि इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुबद्ध विवरण है, यह कथन है। तो बताइए दोस्तों, इतिहास घटनाओं का या विचारों की उन्नति का जो है सुबद्ध विवरण है, यह कथन किसके द्वारा कहे गए थे? तो यह कथन जो है रैपसन के द्वारा कहे गए थे। किसके द्वारा दोस्तों? रैपसन के द्वारा कहे गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। तो बताइए दोस्तों, पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि क्या थी? तो पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि थी आग की खोज करना। इसी काल में अर्थात पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज की गई थी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पहिए का आविष्कार हुआ। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ था? बताइए दोस्तों। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है महापाषाण से तात्पर्य है। तो बताइए दोस्तों, महापाषाण से क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा समाधियों से। यही जो है महापाषाण का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, और बता दें महापाषाण से तात्पर्य ऐसे बड़े पत्थर या शिला से है जिसका प्रयोग किसी स्तंभ, स्मारक, समाधि या अन्य निर्माण के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है कि महापाषाण पर टिप्पणी दीजिए। तो यही जो है महापाषाण एक प्रकार का बड़ा पत्थर या शिला होती है जिसका निर्माण कार्य अर्थात जिसका प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है शाम का अर्थ है। तो बताइए दोस्तों, शाम का अर्थ क्या होता है? तो बता दें शाम का अर्थ जो है गान होता है। ठीक है दोस्तों, और बता दें सामवेद हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 वेदों में से एक है और यह आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है, जिसमें साम शब्द का अर्थ गान है। यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें जो है शामिल किए गए हैं इस सामवेद में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जो बहुविकल्पी प्रश्न में हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं तो वो आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, क्योंकि अति लघु उत्तरीय में ये आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वेदांग कितने हैं? तो वेदांग जो है 6 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं 6 प्रकार? पहला आपका शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा जो है व्याकरण, चौथा आपका ज्योतिष, पांचवा जो है छंद और छठा जो है निरुक्त। यही जो है 6 प्रकार के वेदांग हैं। तो याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। तो बताइए दोस्तों, वैदिक ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामणी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, इंपॉर्टेंट है। तो बता दें सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य भोजन गेहूं, चावल, जौ ये सभी के सभी थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या? गेहूं, जौ, चावल ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन था। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें कि इनके साथ जो है जौ, दालें, सब्जियां, फल इत्यादि चीज़ें का सेवन सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग करते थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो बताइए दोस्तों ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो बता दें जो है आयस शब्द का प्रयोग तांबे के अर्थ में जो है किया गया है। किसके अर्थ में दोस्तों? तांबे के अर्थ में आयस शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में संकलित किया गया है? तो बताइए दोस्तों अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीत में जो है संकलित किया गया था? तो यह जो है तृतीय बौद्ध संगीत में जो है शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसमें दोस्तों? तृतीय बौद्ध संगीत में जो है इसको शामिल किया गया था, अभिधम्म को। और बता दें इसका तृतीय बौद्ध संगीत समिति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी अशोक के समय में। तो साथ में ये भी याद रखिएगा किसके समय में? अशोक के समय में पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था तृतीय बौद्ध संगीत समिति का। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सौरमंडल का मुखिया है। तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। तो आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग क्लास के एंड तक बने रहिए, आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी का क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो बताइए दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे जो है बड़ा महासागर है और गहरा भी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नासा की स्थापना हुई। तो बताइए दोस्तों नासा की स्थापना कब की गई थी? तो नासा की स्थापना जो है 1958 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बता दें नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी में हुई थी और नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम भी अतिलघुत्तरी में पूछ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। तो बताइए दोस्तों नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो बता दें नगर पंचायत का कार्यकाल केवल 5 वर्षों का होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी के कार्यकाल से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं तो सभी के सभी के कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होता है। केवल राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नहीं तो जितने भी आपके कार्य होते हैं चुनाव संबंधी सभी का जो है 5 साल कार्यकाल होता है। केवल राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है। तो बताइए दोस्तों नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो नगर निगम का जो है सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी मेयर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी मेयर या महापौर कहलाता है। यह नगर निगम का सर्वोच्च पद होता है और नगर निगम परिषद का अध्यक्ष भी ये मेयर होता है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। चलिए देखते हैं अब इसके अतिलघुत्तरी प्रश्नों को।
एक बार आप सभी लोग क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए क्लास को। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं और मेरी टीम आपके लिए इतना मेहनत करती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला कह रहा है कि कृषि का आरंभ किस काल में हुआ। तो बताइए दोस्तों, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था। तो बता दें, कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। नोट डाउन कर लीजिएगा, कब दोस्तों, नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। और बता दें, इस युग में कृषि की जो है विधित रूप से विकास हुआ था, क्योंकि मनुष्य ने विभिन्न फसलें जैसे गेहूं, जौ आदि को उगाना जो है शुरू कर दिया था। ठीक है, जो आदि मानव थे वो जो है गेहूं, जौ फसलों को उगाना शुरू कर दिए थे इस नवपाषाण काल में। तो इसी नवपाषाण काल में जो है कृषि करना मानव जो है सीख गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है। तो बता दें कि मेसोपोटामिया जो है यूनानी भाषा का शब्द है। और मेसोपोटामिया दो शब्दों मोमोस से मिलकर के बना है। तो मोमोस का अर्थ है मध्य और पोटोमोस का अर्थ होता है कि नदी से बना हुआ। तो यही जो है दो शब्दों से मिलकर के मेसोपोटामिया बना हुआ है। कौन कौन से, मोमोस और पोटोमोस से मिलकर के मेसोपोटामिया बना हुआ है, जिसमें से मोमोस का अर्थ होता है मध्य और पोटामोस का अर्थ होता है नदी से बना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो बताइए दोस्तों, हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बता दें, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने जो है 544 ईस्वी पूर्व में की थी। और बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और जो है इस वंश के पितृघ वंश भी कहा जाता है, अर्थात पिता का हत्यारा भी इसे बिंदुसार को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो बताइए दोस्तों, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो बता दें, नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। ये आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चंस पूछता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन है। तो घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक है। और बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को हरा करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा, महापद्मानंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रांटक रोड किसने बनवाई थी। तो आप सभी को पता होगा कि ग्रांटक रोड अर्थात जिसे आप जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, यह जो है 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। और यह रोड काबुल अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक जाती है। कहाँ से कहाँ तक, काबुल के अफगानिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक यह ग्रांटक रोड अर्थात जीटी रोड जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल में के बीच में हुई है। तो बताइए दोस्तों, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच में हुई थी। तो बता दें, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व के बीच में हुई थी। वैदिक साहित्य में जो है 4 वेद शामिल हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यही जो है 4 प्रकार के वेद संपूर्ण वैदिक साहित्य में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो बता दें, सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी में
आक्रमण किया था और सिकंदर और पोरस साम्राज्य के राजा पोरस के बीच में जो है झेलम नदी के तट पर इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है पोरस की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, सिकंदर ने 326 ईस्वी में आक्रमण किया था और राजा पोरस तथा सिकंदर के बीच में झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है सिकंदर की विजय हुई थी और पोरस की जो है हार हुई थी। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 अणुव्रत क्या हैं? तो बताइए दोस्तों, जैन धर्म के 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? तो बता दें, महावीर जैन के 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो है महावीर थे और इनके अनुसार जैन धर्म के 5 अणुव्रत हैं, जिन्हें महाव्रत के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, वे 5 अणुव्रत जो है कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। यही जो है 5 जो है अणुव्रत अर्थात महाव्रत जो है जैन धर्म के हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। तो आपसे पूछा है कि बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बता दें, बौद्ध धर्म का मूल आधार अहिंसा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? अहिंसा। तो बता दें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। किसका? एशिया का ज्योतिपुंज भी महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम भी लिखिए। तो आपको बताना है कि मापक के आधार पर मानचित्र जो है कितने प्रकार के होते हैं, उनके आपको नाम भी बताना है। तो बता दें, मापक के आधार पर मानचित्र जो है केवल 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका दीर्घ मापन मानचित्र और दूसरा जो है आपका लघु मापन मानचित्र। यही जो है 2 प्रकार के मानचित्र मापक के आधार पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बताइए दोस्तों, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग जो है 111 किलोमीटर होती है और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तथा सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। तो याद रखिएगा, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर के में होती है और 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसे जोन के नाम से जाना जाता है और सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? एक सीधी समांतर रेखा में होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? तो बताइए दोस्तों, ग्लोब जो है किसका प्रतिरूप होता है? तो बता दें, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महानगरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसे किसे? ग्लोब में देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही क्रम में दिखाया जाता है, अर्थात ग्लोब में संपूर्ण जो है पृथ्वी को दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। तो आपसे नगर निगम के आय के स्रोत पूछा है। तो बता दें, नगर निगम के आय के स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला आपका नगर निगम शुल्क, जैसे गाड़ी, रिक्शा, बस, ठेला पर जो है वार्षिक शुल्क, यानी कि जो यातायात के साधन होते हैं जो महानगरों में अर्थात नगर निगम के अंतर्गत चलते हैं, उनसे लिया जाने वाला कर, टैक्स, असील अर्थात बीमा के रूप में, गाड़ियों का जो बीमा होता है उसके रूप में, और हाट एवं बाजार करों से आय, यानी कि जो सरकारी जगहों पर दुकानें
बाजारें लगती हैं उनसे जो है प्राप्त आय, मकान कर, जल कर, शौचालय कर, और अगला है आपका सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता। अगला होगा सीमा शुल्क। ये जो है सभी प्रकार के नगर निगम के आय के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है। तो बताइए दोस्तों, जिले में जो है परिवार कल्याण के कार्य को कौन करवाता है। तो बता दें, जिले में परिवार कल्याण के कार्य को मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है और परिवार कल्याण कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रण करना होता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अर्थात जो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है वह जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम का आधारभूत जो है करता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है जनसंख्या को नियंत्रण करना। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है। तो आप सभी को पता होगा कि फरवरी जो है 4 वर्ष बाद जो है 29 की होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि 2018 के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। ये दोस्तों आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसका जो है पहला बहुविकल्पी जो था, कह रहा है कि संसार का पहला पालतू पशु था। तो आप सभी को पता है कि आदमानियों द्वारा जो है संसार का पहला पालतू पशु जो है कुत्ता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहिए का आविष्कार हुआ। तो बताइए दोस्तों, पहिए का आविष्कार कब हुआ था। 2016 के क्वेश्चन पेपर में ये आया था प्रश्न। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो बताइए दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा दजला फरात नदी घाटी के में जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था, अर्थात उदय हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिरामिड किस देश में है। तो बताइए दोस्तों, पिरामिड जो है किस देश में है। तो बता दें, पिरामिड जो है मिस्र देश में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का संस्थापक थे। तो बताइए दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। अभी जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे हमने बताया था। तो बता दें, जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, ऋषभ देव का जो है जन्म 6000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और बता दें, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव को जो है माना जाता है और इनका जन्म 6000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो बताइए दोस्तों, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यहाँ पर भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% जो है जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% उत्तर प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो है कैसी चुनौती है। तो बता दें, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो है सांप्रदायिकता की चुनौती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा दिए हुए ऑप्शनों में। और बता दें, लोकतंत्र के समक्ष
निरक्षरता, गरीबी, सांप्रदायिकता और जातिवाद आदि प्रकार की चुनौतियां जो है लोकतंत्र के समक्ष जो है हैं। तो सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ भी आपको बहुविकल्पी में दे सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है। तो बता दें पृथ्वी के ग्रह सबसे निकट ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? शुक्र। और बता दें शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह होने के साथ साथ यह जो है सबसे चमकीला ग्रह भी है। और अगर बात करें सूर्य के सबसे निकट ग्रह, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है बुध ग्रह है। तो याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन से है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। तो सभी के सभी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि हड़प्पा के निवासी किस युग में थे। तो बताइए दोस्तों हड़प्पा के निवासी जो है किस युग में थे। तो बता दें हड़प्पा के निवासी जो है कांस्य युग में थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और बता दें हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी जो 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व तक दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम भाग में मौजूद थी। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि वेद का शाब्दिक अर्थ है। तो आप सभी को पता होगा कि वेद का जो है शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो बताइए दोस्तों भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। जिसका जो है 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा अरब सागर में जो है घिरी हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि कैपियन अर्थात दर्रा का निर्माण होता है। तो बताइए दोस्तों दर्रा का निर्माण कैसे होता है। तो बता दें दर्रा का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। तो बता दें जहां घाटी में गहरा करने की प्रक्रिया तेज होती है वहां दर्रा या कैनियन का निर्माण होता है। नदी के दोनों किनारों की जो है शैलों का अपक्षय द्वारा अवनलिका और समर्पण रूप से टूटने से घाटी की चौड़ाई में विस्तार होने लगता है, जिसमें वी आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है, जिसे कैस्पियन अर्थात दर्रा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि वायुमंडल में किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का है कि वायुमंडल में किस मंडल पे जो है मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो बता दें सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल पे घटित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका वनडे एग्जाम में भी बहुत पूछता है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो बताइए दोस्तों भारत में जो है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है। तो बता दें पंचायती राज व्यवस्था में जो है पंचायती समिति जो है ब्लॉक स्तर पर गठित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें वर्ष 1993 में जो है 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो है ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद ये तीनों के तीनों जो है शामिल हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जो है जिला परिषद, ये तीनों की तीनों
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है पहला, कह रहा है कि प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो आप सभी को पता होगा कि प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य, पहला आपका महाभारत और दूसरा जो है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। ये जो है प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य हैं। ठीक है दोस्तों, और वाल्मीकि द्वारा रचित जो है रामायण, ये भी आपका महाकाव्य है। ठीक है, तो आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं, या महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, ये सभी के सभी जो है महाकाव्य हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है पैगोडा क्या है। तो आपसे पूछा है कि पैगोडा क्या है, तो बता दें पैगोडा नेपाल, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और एशिया के अन्य हिस्सों में जो है आमतौर पर कई छतों वाला एक टावर है। ठीक है, तो क्या है ये दोस्तों, पैगोडा जो है एक प्रकार का टावर है जो नेपाल, चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम और एशिया के अन्य हिस्सों में जो है पाया जाता है। और बता दें पैगोडा को विश्व शांति स्तूप के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात इसे विश्व की छत के रूप में भी जाना जाता है। पैगोडा बौद्ध स्मारक है और यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो है शांति स्तूप बनाने का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण लिखिए। तो बता दें भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण मृत्यु दर में तेज गिरावट और 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है एवं इसके कारण जो है जनसंख्या दर जो है अत्यधिक हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे। तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो बता दें राष्ट्रगान के रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, और इनके बारे में थोड़ा से जान लेते हैं कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। कवि और नाटककार रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है इसका लेखन किया था, अर्थात इसको रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को माना जाता है। भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत भारतो भाग्यो विधाता से ली गई हैं। किससे दोस्तों, भारतो भाग्यो विधाता से ली गई हैं, और मूल गाना बंगाली में लिखा गया था। तो कहने का मतलब पहला आपका मूल राष्ट्रगान बंगाली भाषा में लिखा गया था, और इस राष्ट्रगान में पूरे में 5 छंद हैं। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। राष्ट्रगान को पहले बंगाली भाषा में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसमें जो है कुल 5 छंद हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है शुरुआत भारतो भाग्य विधाता से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है वायुमंडल पृथ्वी से क्या जुड़ा हुआ है। तो बताइए दोस्तों वायुमंडल पृथ्वी से क्या जुड़ा हुआ है। तो बता दें वायु पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए है। वायु के इस घेरे को वायुमंडल कहते हैं। कहने का मतलब जो है पृथ्वी को वायु चारों ओर से घेरे हुए है, और इस घेरे को जो है हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल हमारी पृथ्वी का अभिन्न अंग है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति अर्थात पराबैंगनी किरणों से जो है हमें बचाती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक साबित होती है। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो हमने जो है इसमें टाइप करवाया है वही आप लिखें। जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट जो है क्वेश्चंस के साथ बताते हैं अपनी लैंग्वेज में, आप उस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पर्यावरण के 2 कारण लिखिए। तो बताइए दोस्तों, पर्यावरण के आपसे 2 कारण पूछा है, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला आप लिखेंगे वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले गैसों के कारण हवा दूषित होती है। दूसरा आप लिखेंगे कुछ कृषि विधियां भी पर्यावरण को प्रभावित के कारण मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से न केवल मिट्टी का प्रदूषण होता है बल्कि आसपास के जल निकायों का भी रिसाव होता है। और इसको जो है अगला पॉइंट और लिख सकते हैं कि फैक्ट्रियों द्वारा निकलने वाले गंदा पानी भी वातावरण को प्रभावित करता है, अर्थात प्रदूषण फैलाता है। ठीक है दोस्तों, मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं भी वातावरण को प्रभावित करता है। तो आप ढेर सारे फैक्ट जो है इसी प्रकार लिख सकते हैं। आपसे केवल 2 कारण पूछा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है जलमंडल क्या है। तो बताइए दोस्तों, जलमंडल क्या है। तो बता दें, जलमंडल का तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह में कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जो है जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा पृथ्वी में जो है कुल 71% भाग है, इसीलिए इसे जलीय ग्रह भी कहा जाता है। यही जो है जलमंडल होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसके एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं, जो अपने जैविक और अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक महत्वपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है भूकंप किसे कहते हैं। तो बता दें कि भूकंप पृथ्वी की प्लेटों में अचानक गति या तनाव से मुक्त होने के कारण होने वाली एक प्राकृतिक जो है आपदा है। या कैसी आपदा है, यह जो है एक प्रकार की आपदा है जो प्लेटों के अचानक खिसकने के वजह से आती है। यह जमीन के हिलने या और कंपन के रूप में महसूस होती है, जिससे इमारतें गिर जाती हैं, जमीन पर दरारें पड़ जाती हैं और सुनामी जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो बता दें, सूर्य अपनी ऊष्मा अर्थात ऊर्जा को लगातार विकसित करता रहता है तथा जो है पृथ्वी तक यह विकिरण के रूप में पहुंचती है। तो यानी कि सूर्य की रोशनी अर्थात किरणें विकिरण के रूप में पृथ्वी तक आती हैं और इस ऊर्जा को सौर विकिरण या आगामी या सूर्य तप कहा जाता है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्षण किसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, वर्षण किसे कहा जाता है। तो बता दें, वर्षण या अवक्षेपण एक मौसम विज्ञान की प्रचलित शब्दावली है जो वायुमंडल जल के संघनित होकर के किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। वर्षण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे वर्षा, फुहार, हिमवर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि। ये सभी के सभी वर्षण के हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है शक्ति के 3 साधन कौन से हैं। तो बता दें, भारत के में जो है शक्ति के 3 साधन निम्नलिखित हैं। पहला आपका प्राकृतिक गैस, दूसरा आपका कोयला और तीसरा जो है खनिज। यही जो है भारत में शक्ति के 3 साधन हैं।
ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियम कौन करता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो है आरबीआई के द्वारा भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियम किया जाता है। तो बता दें, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियम आरबीआई विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की जो है आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो है उपयोग किए जाने वाले उपकरण मात्रात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई अर्थात केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षा का महत्व किस लिए है। तो बताइए दोस्तों, शिक्षा का महत्व किस लिए है। तो बता दें, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान, कला, कौशल में जो है वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार से उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों जो है निरंतर विकास करते हैं। यही जो है शिक्षा का महत्व होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है पद्मावत की रचना किसने की है। तो बताइए दोस्तों, पद्मावत की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो बता दें, पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। तो कौन है दोस्तों? इसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हैं। यह हिंदी की अवधी बोली में है और चौपाई दोहों में लिखी गई है। चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धलियों के बाद दोहा आता है। इस प्रकार आए हुए दोहों की संख्या 653 है और इसकी रचना जो है 947 संवत में की गई थी। तो याद रखिएगा, अगर संवत में पूछता है तो 1540 में इसकी जो है रचना की गई थी। तो याद कर लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि 2019 के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ गए हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद है। तो बता दें, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है बौद्ध साहित्य ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। तो अभी 2018 के क्वेश्चन पेपर में हमने बताया था कि आदिमानव का सबसे सहयोगी अर्थात सबसे पहले पालतू जानवर जो है कुत्ता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था। तो पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय जो है शिकार करना अर्थात आखेट था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। तो बताइए दोस्तों, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। तो ये जो है चीन का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है पिरामिड किस देश में है। तो बता दें, पिरामिड जो है मिस्र देश में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें मिस्र में जो है 100 से अधिक पिरामिड स्थित हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये आपका 2017-18 में भी पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, अपने देश का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो ये जो है मुंडो
को उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? मुंड को उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो कौशल जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये जो है श्रावस्ती की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, 16 महाजनपदों में से ये कौशल एक जो है सबसे प्राचीन भारत की राजधानी थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सांची का स्तूप स्थित है। तो बताइए दोस्तों सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यह भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो कि बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है सांची का स्तूप। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है और ग्रहों की संख्या 8 है। हमने बताया है अभी 2018 के क्वेश्चन पेपर में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यही जो है 8 प्रकार के आपके ग्रह हैं। अगला जो क्वेश्चन है मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? तो आपसे पूछा है दोस्तों कि मैप्पा जो है किस शब्द का शब्द है, कौन सी भाषा का? तो राइट आंसर हो जाएगा यह लैटिन भाषा का शब्द है मैप्पा। क्वेश्चन से 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। तो बताइए दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो बता दें 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो बताइए दोस्तों किस रेखा पर 21 जून को जो है सूर्य की किरणें सीधी रेखा पर पड़ती हैं? तो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी रेखा पर पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो बताइए दोस्तों इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जे के मेहता जो है भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें ये जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। तो बताइए दोस्तों इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? साहित्य है, स्मारक है, शिलालेख है या ये सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी जो है इतिहास के इमारक अध्ययन के स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब इसके अतिलघुत्री क्वेश्चनों को। अतिलघुत्री क्वेश्चन है कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत के नाम लिखिए। तो आपसे पूछा है कि पुरातात्विक स्रोत के आपको नाम बताना है। तो बता दें पुरातात्विक स्रोत में इमारतें, घर, मिट्टी के बर्तन, मोहरे, सिक्के, स्मारक, पत्थरों या दीवारों पर लेख और पेंटिंग, उपकरण, आभूषण, हड्डियां, बचे हुए टुकड़े, धातु के टुकड़े और अन्य कला आकृतियां जो है शामिल होती हैं। इसी को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हर्षचरित की रचना किसने की है? तो बताइए दोस्तों हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई है? तो बता दें हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी और यह संस्कृत भाषा में की गई थी। एक जो है महाकाव्य है। और बता दें हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। ठीक है दोस्तों, और यह बाणभट्ट जो है हर्ष के राज दरबारी कवि भी थे। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो बताइए दोस्तों चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो बता दें चीन की महान दीवार का निर्माण सम्राट किन शी हुआंग के द्वारा करवाया गया था और यह विशाल किलेनुमा दीवार मिट्टी और पत्थरों से बनी है, जिसे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं शताब्दी तक
चीन के विभिन्न शासकों द्वारा जो है बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है ममी क्या है, तो आपसे पूछा है कि ममी क्या है, तो बता दें आपकी हेडिंग पड़ेगी ममी। तो ममी जो है प्राचीन मिस्र में मृत्यु के बाद राजाओं के वशों को विभिन्न प्रकार के रसायन इत्यादि से लेप लगाकर जो है खराब न होने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता था। इस प्रकार के वशों को ममी कहा जाता है, यानी कि जो वहाँ के राजा महाराजा जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनकी जो है समाधि को एक अच्छे से लेप लगा करके रख दिया जाता था, ताकि जो है वो सुरक्षित बनी रहे, खराब ना हो, और इसी को जो है ममी कहा जाता है। बता दें इस प्रकार के वशों को ममी कहा जाता है। इन वशों को जो है एक विशेष आकृति नुमा जो है एक मकबरे के रूप में रखा जाता है, जिसे जो है पिरामिड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका हमने बताया है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। किसे दोस्तों, ऋषभ देव को माना जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता भी थे। इन धर्म को श्रावणों का धर्म भी कहा जाता है। ठीक हो दोस्तों, इस धर्म को क्या कहा जाता है, श्रावणों का धर्म कहा जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो बताइए दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और बता दें एडम स्मिथ जो है एक ब्रिटिश नीतिवेता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माता में एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है। इनकी पुस्तक राष्ट्रों की संपदा ने जो है 18वीं शताब्दी के इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों को बेहद प्रभावित किया है। ठीक है दोस्तों, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, और जो है यह एक प्रकार के दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री भी थे, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्राम पंचायत के दो कार्य बताइए। तो आपसे पूछा है कि ग्राम पंचायत के दो कार्य लिखिए। तो बता दें ग्राम पंचायत के दो कार्य निम्नलिखित हैं। पहला आपका ग्राम पंचायत ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुआं की सफाई और मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार तथा मेलों और चारागाहों की व्यवस्था करती है। दूसरा आपका है जन्म मृत्यु का लेखा रखती है और खेती, उद्योग धंधों एवं व्यवसायों के उन्नत, बीमारियों की रोकथाम, शमशानों और कब्रस्तानों की देखभाल भी जो है ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। यानी कि आपके ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के कार्यों का जो है यहाँ पर उल्लेख पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम प्रधान के जो है ढेर सारे कार्य होते हैं, उनमें से आप कोई दो कार्य को लिख दीजिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सड़क यातायात संबंधी दो प्रमुख नियम बताइए। तो सड़क संबंधी दो आपको प्रमुख नियम बताना है। तो पहला आपका है गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है ट्रैफिक सिग्नल का सभी को पालन करना चाहिए। जब चलने के लिए सिग्नल हरा दिखाई दे तभी चलना चाहिए। यही जो है आपके यातायात संबंधी दो नियम हैं। ढेर सारे नियम हैं, इनमें से आपको केवल दो लिखने थे। अगला है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो बताइए दोस्तों अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी अक्षांश रेखा। तो बता दें यह पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है, जिसकी गणना पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में की जाती है, जिसे भूमध्य रेखा के रूप में लिखा जाता है, और यही जो है अक्षांश कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो आपसे इतिहास की परिभाषा पूछा है। तो बता दें इतिहास अतीत का अध्ययन है, अर्थात बीते हुए समय का अध्ययन है। इतिहास एक व्यापक शब्द है जो अतीत की घटनाओं के साथ साथ इन घटनाओं की स्मृति, खोज, संग्रह, संगठन, प्रस्तुति और व्याख्या से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला जो है जीवाश्म किसे कहते हैं, तो बताइए दोस्तों जीवाश्म किसे कहते हैं। तो बता दें पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई कायों को जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। कहने का मतलब बहुत समय पहले जो जीव जंतु जीवित थे और आज जो है पृथ्वी के अंदर अर्थात चट्टानों में दब करके उनकी मृत्यु हो गई है, अर्थात वो सड़ गल के गए हैं और आज भी उनके अवशेष जो है ज़मीन के अंदर सुरक्षित हैं, मिलते हैं, उन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। 2016 में भी हमने बताया था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में जो है पाषाण काल को बांटा गया है। अब जान लेते हैं पूरा पाषाण काल क्या है। तो यह काल शिकार एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में जाना जाता है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इस पाषाण काल में मानव जीवन शिकार पर निर्भर था और नव पाषाण काल में बात करें तो इस काल में मानव को कृषि पद्धति का अच्छा ज्ञान हो गया था, यानी कि नव पाषाण काल में आदि मानव कृषि करना सीख गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था। तो बताइए दोस्तों गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था। तो बता दें गीजा के पिरामिडों का निर्माण 4500 वर्ष पहले चौथे राजवंश के समय मिस्र के स्वर्ण युग में हुआ था। इनके निर्माण में 85 वर्ष लगे और राजाओं की 3 पीढ़ियों ने इसे बनवाया। कौन सी 3 पीढ़ियों ने? खुफू, उसका पुत्र खफे तथा उसका पोता मैकुरे, ये 3 पीढ़ियों के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था गीजा का पिरामिड। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार उसको आप विशेष रूप से पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला है अफ्रीका महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो बताना है आपको अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंची चोटी के बारे में। तो बता दें अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। कौन सी दोस्तों? किलिमंजारो है। यह जो है एक स्ट्रेटोवोल्केनिक पर्वत है जिसके 3 शंकु कीबो, मैवेसी और सिरा शामिल हैं। यह जो है तंजानिया में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 5895 मीटर या 19,341 फीट के करीब है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बता दें यह इसरो का सबसे बड़ा एवं सार्वजनिक महत्वपूर्ण केंद्र है जो भारतीय राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी जो है शुरुआत 1962 में थंबा भूमध्य रेखी रॉकेट परीक्षण केंद्र के रूप में की गई थी। इसका नाम बदल करके डॉक्टर साराभाई विक्रम साराभाई के सम्मान में रख दिया गया है, यानी कि डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है उनके सम्मान के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत जो है 1962 में थंबा भूमध्य रेखी रॉकेट परीक्षण के समय पर की गई थी और यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। तो इसका जो है पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे वाले भी क्वेश्चन पेपर में ये आया था। तो बता दें सबसे प्राचीनतम वेद जो है आपका ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्ति और 10,580 जो है ऋचाएँ हैं। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शक सामवत किसने चलाया था। तो बताइए दोस्तों, शक सामवत किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये जो है कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएगा। और कनिष्क ने जो है शक सामवत की शुरुआत 78 ईस्वी के समय पे किया था। ठीक है दोस्तों, कब 78 ईस्वी के समय पर शक सामवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था। तो बताइए दोस्तों, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था। तो आखेट करना था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। तो बताइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो अन्नागार थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो बताइए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। आप सभी को पता होगा। और ग्रहों की संख्या 8 है, हमने बताया है कौन कौन से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यही जो है 8 प्रकार के ग्रह हैं। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन से है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा की अगर बात करें तो वरुण ग्रह सबसे छोटा है। और सबसे सूर्य के नज़दीक जो है आपका बुध ग्रह है। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिका पुस्तक जो है मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार हुआ है। तो बताइए दोस्तों, ये आपका 2017 में भी क्वेश्चन आया है। तो बताइए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, कुतुब नुमा का आविष्कार किस देश में हुआ। तो बताइए दोस्तों, कुतुब नुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसका आविष्कार चीन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो यह जो है प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद से जो है नैनी के पास से गुजरती है। तो याद रखिएगा, ये आपका वनडे एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है या कहाँ से भारतीय समय रेखा लिया गया है। तो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर के यह गुजरती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, नासा का मुख्यालय स्थित है। तो बताइए दोस्तों, नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है अमेरिका के वाशिंगटन में डीसी में जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अगर पूरे नाम की बात करें तो इसको जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कब 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। तो ये जो है नेपाल में मिलते हैं। सॉरी माफ़ करिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, ये जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। तो साथ में याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। तो बताइए दोस्तों, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कोसल महाजनपद की राजधानी थी। तो बताइए दोस्तों कोसल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती जो है कोसल महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में आया था प्रश्न। अगला है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि गुजरात जो है भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ये भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत पूछता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल प्रतिरूप होता है। तो बताइए दोस्तों ग्लोबल जो है किसका प्रतिरूप होता है? तो ये जो है पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, अर्थात इस ग्लोबल में जो है संपूर्ण पृथ्वी को दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसके अति लघुत्तरी प्रश्नों को। तो अति लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि महाभारत के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो बता दें महाभारत की रचना का श्रेय वेद व्यास को दिया जाता है। किसे दोस्तों? वेद व्यास को दिया जाता है। और हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से ये जो है महाभारत एक है। इसके जो है अतिरिक्त इन्होंने श्रीमद् भागवत, 18 पुराण की रचना और वेदों का संकलन भी वेद व्यास के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बताइए दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बता दें बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्होंने एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। किसे जो है गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। भगवान बुद्ध का बचपन का सिद्धार्थ नाम था। तो साथ में याद रखिएगा बहुविकल्पी में आ सकता है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इनका नाम जो है सिद्धार्थ था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है कह रहा है कि परिभ्रमण किसे कहते हैं? तो बताइए दोस्तों परिभ्रमण किसे कहते हैं? तो बता दें जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर ही घूमती है तो इसे परिभ्रमण कहते हैं। और इंग्लिश में परिभ्रमण को जो है अर्थात परिक्रमण को जो है रोटेशन कहते हैं। इसका जो है अर्थ घूर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के 2 पड़ोसी देश के नाम लिखिए। 2017 के क्वेश्चन पेपर में हमने भारत के पड़ोसी देशों को बताया था। तो यहाँ पर आपको उन पड़ोसी देशों में 2 के नाम लिखना है। तो बता दें भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका और भूटान हैं। आप कोई भी लिख सकते हैं, 7-8 पड़ोसी देश हमने बताए हैं। तो बता दें श्रीलंका जल सीमा वाले देश में से एक है और भूटान जो है भूमि सीमा वाले दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। जो है श्रीलंका क्या है, जल सीमा वाला है। ये जो है मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका दोनों अलग होते हैं। तमिलनाडु में जो मन्नार की खाड़ी स्थित है वहाँ से ये जो दोनों अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, और भूटान जो है भूमि सीमाओं वाला सबसे छोटा देश है, भारत का पड़ोसी देश। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। आपसे पूछा है कि सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताना है। तो बता दें विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। तो याद रखिएगा यह देश और महाद्वीप हिंद और प्रशांत महासागरों से घिरा हुआ है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। आप सभी को पता होगा कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह एक प्रकार के दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जिले के मुख्य अधिकारी कौन कौन हैं। तो आपको जिले के मुख्य अधिकारियों के नाम लिखना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी जिले के मुख्य अधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला आपका जिलाधिकारी होता है, फिर उससे नीचे जिला न्यायाधीश होता है, फिर उससे नीचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, फिर आपका मुख्य विकास अधिकारी होता है, फिर इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है, फिर जेलर होता है, फिर जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये सभी जिले के मुख्य अधिकारी होते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कृषि का आरंभ किस काल में हुआ होता है। तो बताइए दोस्तों कृषि काल का आरंभ किस काल में हुआ था। तो बता दें कृषि का आरंभ पूरा पाषाण काल के अंत में हुआ था। इसमें जो है मुख्य फसलें गेहूं, जौ जैसे अनाज के साथ साथ जो है परिसस जैसे औद्योगिक फसलें भी शामिल थी। तो याद रखिएगा गेहूं जौ के साथ साथ परिसस जैसी फसलें भी शामिल थी इसमें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है नगर निगम की आय का स्रोत क्या है। तो आपसे पूछा है कि नगर निगम की स्रोत का आय क्या है। तो बता दें नगर निगम के प्रशासन के काम जैसे नगरों की सफाई, सड़कों का रखरखाव, पार्कों का निर्माण एवं उनका रखरखाव आदि नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। और नगर निगम के आय के स्रोत कौन कौन से हैं जान लेते हैं। जलकर अर्थात जो जल कर लिया जाता है नगर निगम में वो, मनोरंजन कर, गृह कर, विज्ञापन संबंधी बैनर इत्यादि जो है ये नगर निगम के आय के स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो बता दें हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम मातृ देवी, पशुपति, शिव, प्राकृतिक, सूर्य, जल, अग्नि ये सभी के सभी हड़प्पा सभ्यता के देवी देवता थे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, मातृ देवी, पशुपति, शिव, प्राकृतिक शक्ति, सूर्य, जल, अग्नि ये सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता थे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कोई एक अंतर लिखिए। तो बता दें सिंधु घाटी सभ्यता जो है ग्रामीण संस्कृत के अंतर्गत थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सुनियोजित नगरीय जीवन से भली भांति परिचित थे। ठीक है दोस्तों, वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे, ग्रामीण संस्कृत वाले थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है नगरीय जीवन यापन करते थे। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, एक जो है ग्रामीण संस्कृत से संबंधित रखता था और दूसरा जो है नगरीय जीवन से संबंधित रखता था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी के किस भाग में सूर्य तप अधिकतम जो है प्राप्त होता है। तो बता दें उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में जो है अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त होता है, जबकि जो है भूमध्य रेखा उष्ण कटिबंधीय की तुलना में अपेक्षाकृत कम सूर्य ताप जो है प्राप्त होता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में सबसे जो है अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है और जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे कम सूर्य ताप प्राप्त होता है। ठीक है, कम और अधिक वाले दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो आपसे पूछा है कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो बता दें विषुवत रेखा एक पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री की एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो है बांटती है। कौन कौन से, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका से होकर के ये रेखा गुजरती है। और अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी दोस्तों, कांगो नदी इसको विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखिए। तो आपको बताना है सिकंदर के 2 राजनीतिक प्रभाव को लिखना है।
तो बता दें सिकंदर के दो राजनीतिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला आपका जो है सिकंदर के आक्रमण के कारण प्राचीन यूरोप तथा प्राचीन भारत के मध्य संपर्क जो है स्थापित हो गया था। किसके मध्य? प्राचीन यूरोप और प्राचीन भारत के मध्य जो है संपर्क स्थापित हो गया था सिकंदर के आक्रमण के कारण। और दूसरा आपका पॉइंट बनेगा सिकंदर के भारत पर आक्रमण के साथ कई स्वतंत्र राज्यों का अंत भी हो गया था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर के द्वारा जो है कई छोटे राज्यों को जो है समाप्त कर दिया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है प्राचीन काल के दो महाकाव्यों को नाम लिखिए। तो बताना है दोस्तों प्राचीन काल के दो महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो बता दें प्राचीन काल के दो महाकाव्य जो है रामायण और महाभारत हैं। अगर रामायण के लेखक पूछता है अर्थात रचयिता पूछता है तो महर्षि वाल्मीकि हैं। और महाभारत के अगर पूछे तो महाभारत के जो है वेद व्यास हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, कौन है? वेद व्यास जो है द्वारा महाभारत महाकाव्य लिखा गया है और रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे। दोस्तों जो थोड़ा से आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है तो लगातार आपका 1.5 घंटे से मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो थोड़ा से प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी ही। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। तो 2024 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न था कि त्रिपिटक ग्रंथ है। तो बताना है दोस्तों त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म का है। तो ये जो है बौद्ध साहित्य का है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। तो बताइए दोस्तों आदिमानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन था। तो आप सभी को पता होगा कुत्ता था जो है आदिमानव का सबसे सहयोगी जानवर। कई जो है ईयर में ये रिपीट हो चुका है। अगला है कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो है चीन का रहने वाला था। अभी 2022 के क्वेश्चन पेपर पे ये आया था क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है चीन की दीवार का निर्माता कौन था। तो बता दें चीन की दीवार का निर्माता किंग शी हुआन था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका 2021 के क्वेश्चन पेपर पे भी अति लघु उत्तरी में आया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की है। तो बताइए दोस्तों राजतरंगिणी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ये कल्हड़ के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये बात की हम गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी का, क्योंकि 2016 से 2024 तक के हम क्वेश्चन जितने हैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपरों को कवर कर लिए हैं। और आपके एग्जाम में जो है 60 से 70% जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आता है। तो अगर 2016 से 2024 तक के हम क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं सॉल्व तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन है नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ। तो बताइए दोस्तों नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ था। तो बता दें नील नदी के किनारे जो है मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन से 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो बताइए दोस्तों संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो अभी ही थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में हमने बताया था कि एशिया जो है संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो बताइए दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इन्होंने जो है 1984 में सोयूज T11 पर उड़ान भरी थी। कब दोस्तों? 1984 में सोयूज T11 पर उड़ान भरी थी। ठीक है दोस्तों,
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित स्तर क्या है। तो बताइए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित स्तर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत जो है यही जो है इसकी निम्नतम स्तर संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, और बता दें पंचायती राज प्रणाली जो है में 3 स्तर होते हैं। पहला आपका ग्राम पंचायत, दूसरा जो है मंडल स्तर और तीसरा जो है जिला स्तर। यही जो है 3 प्रकार के स्तर होते हैं इसमें पंचायती राज व्यवस्था में। क्वेश्चन करा जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन है। तो बताइए दोस्तों जो जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है जिला अधिकारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिला अधिकारी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है। तो बताइए दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। तो राइट आंसर बनेगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। यही जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है नासा का स्थापना कब हुई। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पीछे वाले क्वेश्चन पेपर में बताया था कि नासा की स्थापना कब की गई थी। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो बता दें 19 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके अगर मुख्यालय पूछता है तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है कह रहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो बताइए दोस्तों अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यह जो है एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि ये मुंडो उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कह रहा है कि सबसे प्राचीनतम वेद का नाम लिखिए। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद है। कई बार ये बहुविकल्पी में पूछ चुका है। और बता दें जो है हमारे यहाँ 4 प्रकार के वेद हैं। पहला आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यही जो है 4 प्रकार के वेद हैं जिनमें से ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है और इसमें जो है कुल 10 सूक्त और 10 मंडल और 1028 सूक्ति और 10,600 मंत्र हैं। तो याद रखिएगा सारे के सारे चीज़ें। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बताइए दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो बता दें कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की है और जिन्हें आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, चाणक्य था। तो बता दें कौटिल्य जो है मौर्य साम्राज्य के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से निवास करते थे। अर्थशास्त्र की भाषा संस्कृत है। इसमें पुस्तकों में 6000 श्लोक और 180 प्रकरण तथा 15 अधिकरण हैं। यह हिंदू राजवंश के ऊपर लिखी गई प्राचीनतम उपलब्ध रचनाओं में से एक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सारे के सारे चीज़ें याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपसे पूछा है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो बता दें पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। इन्हीं 3 भागों में जो है इसको बांटा गया है। और बता दें पूरा पाषाण काल को पैग्लोलिथिक एज या मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज तथा नवपाषाण काल को नेथोलिथिक
एज के नाम से जाना जाता है। और 1865 ईस्वी में जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिक टाइम्स में जो है पाषाण काल का विभाजन का उल्लेख किया है। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई है। तो आप सभी को पता होगा कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के तट पर जो है विकसित हुई है, क्योंकि ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बता दें मेसोपोटामिया सभ्यता टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी तट पर जो है विकसित हुई है। यह सभ्यता जो है वर्तमान के अधिकांश इराक, कुवैत, सीरिया के पूर्वी भागों और तुर्की के दक्षिणी भाग तथा तुर्की के सीरियन और ईरान के इराक सीमाओं के साथ जो है क्षेत्र में जो है ये सभ्यता फैली हुई है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है दोस्तों। अगर सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त हैं इसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बताइए दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ये भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो बता दें जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। ऋषभदेव कौन से थे पहले, और 24वें जो है महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। तो बताइए दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है। तो बता दें पुराणों की संख्या जो है 18 है। कितनी है दोस्तों, 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में हुई है। कर्मेंडे, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भगवान और भविष्य प्राचीन पुराण हैं। शेष बाद की रचनाएं हैं। बता दें मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में जो है प्राचीन राजवंशों का विवरण किया गया है और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रामाणिक पुराण जो है माना जाता है। ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मानचित्र के कितने घटक होते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका एक भी बार क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। तो बता दें मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये जो है 3 घटक मानचित्र के होते हैं। बता दें मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर जो है कागज के एक पन्ने पर जो है दर्शाया जाता है। मानचित्र समतल सतह पर पृथ्वी का निरूपण करता है। ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताइए दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसरो को जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों, बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 1969 में हुई थी। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। और इसरो का जो है पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है। इसका जो है स्थापना 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला है नगर निगम के अध्यक्ष का पद नाम क्या है। तो बताइए दोस्तों नगर निगम के अध्यक्ष का पद नाम क्या होता है। तो बता दें नगर निगम एक प्रकार का जो है स्थानीय निकाय है जो शहरी क्षेत्रों को नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है। नगर निगम का प्रमुख अध्यक्ष जो है महापौर होता है और महापौर की सहायता के लिए उप महापौर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आप सभी को पता है कि ये जो है ग्रह कहलाते हैं। तो बता दें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को जो है परावर्तित करते रहते हैं। और ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यही जो है 8 प्रकार के ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो ये भी आपका रिपीटेड है, अभी 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो बता दें अफ्रीका की कांगो अर्थात जायरे नदी, जिसे आप जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार जो है काटती है। और यह नदी जो है जम्बिया के उत्तर पूर्व से प्रारंभ होकर तंजानिया, बुरुंडी, रंडवा, कैमरून, कांगो, अंगोला और जायरे से होते हुए अटलांटिक महासागर पर जो है गिरती है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बताइए दोस्तों भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बता दें भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं? तो बताइए दोस्तों परिक्रमण गति किसे कहा जाता है? तो बता दें परिक्रमण गति किसी पिंड की वह गति है जिस पर वह किसी प्रणाली के द्रव्यमान केंद्र इर्द गिर्द परिक्रमा करता है, उसे ही परिक्रमण गति कहा जाता है। और पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, पहली आपकी घूर्णन और दूसरा जो है परिक्रमण। यही जो है पृथ्वी की 2 प्रकार की गति है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है महाभारत के लेखक कौन थे? तो बताइए दोस्तों महाभारत के लेखक कौन थे? तो आप सभी को पता है कि महाभारत के लेखक जो है वेद व्यास हैं। तो आपको बता दें महाभारत जो है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक प्रकार का महाकाव्य है, इसके जो है लेखक अर्थात रचयिता वेद व्यास थे। और महाभारत एक में जो है 1 लाख श्लोक हैं। इस महाकाव्य में मूलतः जो है कौरवों और पांडवों के संघर्ष का अर्थात उनके युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने आपके साथ 2016 से लेकर के 2024 तक जो है सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अपने कॉलेज के ग्रुप में जो है शेयर कर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इसका जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चनों की क्लास को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।